डीमॉड्यूलेशन डिजाइन फॉर एंगल मॉड्यूलेशन, यानी हम पढ़ रहे हैं एंगल डीमॉड्यूलेटर डिजाइन। इसमें हमने कल एक स्कीम पढ़ ली थी। इसमें हमने देखा था कि अच्छा, अगर आपने फेज मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है तो आप एक नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों स्कीम्स के लिए ना अब हम एक और डीमॉड्यूलेटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वो देखते हैं वो क्या है। देखें, आपके केस में फेज मॉड्यूलेशन के लिए जो बेस बैंड सिग्नल है इसकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे है। ठीक है, इसमें एम ऑफ टी जो है वो मैसेज सिग्नल है, और इसी तरह एफएम के केस में ये है अच्छा। और रिसीव्ड सिग्नल साइड पे क्या है? हमें यही सिग्नल मिल रहा है किसी फेज के साथ जिसका हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है और उसमें कोई नॉइज ऐड हो चुका है। तो अगर हम फेज मॉड्यूलेशन ही ले लें तो ये क्या बनता है जी? ये बनता है ठीक है, अच्छा। ये जो डीमॉड्यूलेटर डिजाइन जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या करेगा? देखें, अगर हमारे पास कोई सिग्नल हो, कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो, ठीक है जी, और उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताएं क्या आएगा? e की पावर at, और जो एक्सपोनेंट में है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह अगर आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन है या कॉज है, कोई भी, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन at इंटू ए। सही है, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर है या एक्सपोनेंट में है उसका साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, और बाकी चीज ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, देखें अब इधर अगर हम यही प्रॉपर्टी यूज करें, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो क्या होगा कि एक तो ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, लेकिन साथ इसका डेरिवेटिव उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही नहीं है? तो अगर मैं रिसीव्ड बेस बैंड सिग्नल का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा AC e⁻j⁻k⁻p⁻mt प्लस 5p इंटू j⁻k⁻p d/dt ऑफ mt। ऐसे ही नहीं है? 5p का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये समझ आई मैंने कैसे लिखा है? देखिए ना, इसका डेरिवेटिव, इस पूरी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक तो एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएगा और फिर इस वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें ये दोनों कांस्टेंट है, वैसे ही आगे इसका डेरिवेटिव ये है और ये इसका 0 है। ठीक है जी, प्लस नॉइज का भी डेरिवेटिव आ जाएगा।
इसी तरह अभी इसको देखते हैं, लेकिन अगर इसी तरह मैं एफएम के केस में कर लूं तो एफएम के केस में वाई जी टी क्या बनेगा? एफएम के केस में वाई जी टी है जी ए सी ई रेज पावर जे माइनस इंफिनिटी, यहाँ जे सॉरी माइनस इंफिनिटी टू टी के एफ एम लैम्डा डी लैम्डा ई रेज पावर जे 5p प्लस नॉइज। अगेन इसी तरह अगर हम एक्सपोनेंट्स को कंबाइन कर लें ठीक है, तो अगर हम इसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें तो बताएं वो क्या आएगा? क्या ख्याल है? एक तो ये सारी की सारी चीज वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, ए सी ई इज पावर जे माइनस इंफिनिटी टू टी के एफ एम लैम्डा डी लैम्डा प्लस 5p प्लस डी बाई डी टी ऑफ एन जी पी। हाँ बताएं इधर क्या आएगा? हाँ हाँ तो क्या आएगा? वही तो पूछ रहा। जे के एफ एम टी, ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव से और बस। देखिए ये करने का फायदा क्या हुआ है? ये करने का फायदा ये हुआ है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो एंगल में तो आ ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ एम्पलीट्यूड में भी आ रहा है। ऐसे ही है, इधर भी और इधर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये डेरिवेटिव लेने से ये सिग्नल ऐसे बन गया है कि जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल होता है, ठीक है। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन याद है उसमें क्या होता था? उसमें रिसीव्ड सिग्नल जो था, जो रिसीव्ड सिग्नल था वो था जी ए सी एम टी ई रेज पावर जे 5p प्लस नॉइज, याद है? ये हमारा बेसबैंड सिग्नल है, ये चैनल का फेज है और ये नॉइज है, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, ठीक है, तो देखें, या इसको और इसको कंपेयर करूं, पहले इनको कर लें अगर, तो देखें ये तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये वही मैसेज सिग्नल है। उसके बाद उधर क्या आ रहा है? एक फेज टर्म आ रही है जिसका हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। इधर क्या आ रहा है? इधर भी एक फेज टर्म आ रही है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक, प्लस नॉइज। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से मिलती जुलती चीज होगी है कोई। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से मिलती जुलती चीज है तो इसका मतलब यह है कि जो डी मॉड्यूलेटर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए डिजाइन किए थे वो हम इधर भी लगा सकते हैं, ठीक। और ये देखने में कैसी लग रही है? ये देखने में डीएसबी-एएम की तरह है, ये एलसीएएम की तरह तो नहीं है। याद है एलसीएएम में क्या होता था? लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते थे? पूरे के पूरे सिग्नल को पॉजिटिव बना देते थे। उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा ये होता था कि हम उसमें नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर यूज या डिमॉड्यूलेटर यूज कर सकते थे। डीएसबी-एएम के लिए हमें कोहेरेंट डिमॉड्यूलेटर चाहिए होता है। बातें याद है, भूलिए। तो ये जो अभी सिग्नल बन रहा है ना इधर या उधर, ये डीएसबी-एएम की तरह का सिग्नल है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये एलसीएएम या लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसा सिग्नल है। क्यों? इसलिए कि लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो डी मॉड्यूलेटर था ना वो नॉन कोहेरेंट था। नॉन कोहेरेंट का मतलब क्या है कि आपको 5p का पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए इधर क्या हो रहा है, आपके सिग्नल में
ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, ये फेज वाला पार्ट है और ये नॉइज वाला पार्ट है, ऐसे ही है। ये जो फेज वाला पोर्शन है, इधर भी आपको फेज की वैल्यू तो नहीं पता होती ना, इधर भी नहीं पता, लेकिन मसला क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि टाइम वेरिंग है, क्योंकि एम ऑफ टी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसे सिग्नल बन गए। क्यों? क्योंकि मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड में आ रहा है बजाय फेज में। फेज में तो आ ही रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड में भी आ रहा है, तो हम इस पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं। वो जो डीमॉड्यूलेटर था, अगर डीएसबी है जैसे ये है, इस केस में जो डीमॉड्यूलेटर था वो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर था। कोहेरेंट का मतलब ये था कि उसमें हमें पहले फेज निकालना पड़ता था और फिर हम डीमॉड्यूलेशन करते थे। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हमें ये फेज निकालना पड़े। क्यों? क्योंकि ये फेज कांस्टेंट ही नहीं है, ये तो फेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर हम एक स्टेप आगे चले जाएं, एक स्टेप आगे जाके क्या करें, अगर मैं फेज मॉड्यूलेशन का बैंड पास सिग्नल ड्रॉ कर लूं या लिख लूं, बताएं वो क्या है? ये तो बेस बैंड सिग्नल है। बैंड पास किस किस्म का होगा? cos 2π से मल्टीप्लाई करें और क्या करें, बस ये बताएं ना क्या लिखेंगे? AC e की पावर, हाँ, और इस सब का रियल पार्ट। ठीक है, तो बताएं रियल पार्ट क्या आएगा? तो आ जाएगा √2AC आगे कोसाइन ऑफ 2πfct प्लस kpmt, ऐसी। ठीक है, अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं बजाय बेस बैंड सिग्नल के, तो बताएं वो क्या आएगा? √2AC माइनस साइन और जो आ रहा है 2πfct प्लस kpmt आगे जो इसके अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव वो क्या है? 2πfc प्लस kp d/dt ऑफ m ऑफ। ठीक है, देखिए ये जो आ रहा है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ख्याल है? π/2 अगर ऐड कर दूं तो साइन ही बन जाएगा ना, तो मैंने यहां साइन लिखने बजाय कोसाइन ही लिख दिया। ठीक है, और π/2 ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं FM के लिए लिख लूं तो उसके लिए क्या होगा? FM में फर्क क्या आएगा? यहां पे इंटीग्रल वाली इक्वेशन आ रही होगी, यहां पे भी इंटीग्रल वाली इक्वेशन आ रही होगी, तो बताएं उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा √2AC कोसाइन ऑफ 2πfct प्लस इंटीग्रल kf m लैम्डा d लैम्डा प्लस π/2। ठीक है, और ये इस सारे का डेरिवेटिव वो क्या होगा? 2πfc प्लस kf mt। ठीक हो गया? अब ये देखें कि अब ये क्या बन गया है। देखिए अगेन ये कैरियर सिग्नल की टर्म है,
ठीक है, और ये उसका एम्पलीट्यूड है, और इस एम्पलीट्यूड में मैसेज सिग्नल बैठा हुआ है। ठीक, लेकिन अब अकेला मैसेज सिग्नल नहीं है बल्कि साथ ये वाली टर्म भी है। ठीक है, ये क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस सिग्नल की अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी, याद है ना? कैरियर सिग्नल की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू हमेशा हम ज्यादा रखते होते हैं मैसेज सिग्नल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो अब सिग्नल है ना, ये भी एक तरह की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन ये वाली कौन सी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है? ये लार्ज कैरियर टाइप की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन याद है वो क्या होती थी? जरा वो देखें। उसमें हम क्या करते थे, याद है या नहीं? कैरियर आता था, ठीक है, उसका बेस बैंड कैसा होता था? बेस बैंड में अगर ये मेरे पास मैसेज सिग्नल है तो मैं इसे स्केल करता था और फिर इसमें 1 ऐड कर देता था, ये याद है? ठीक है, इस 1 ऐड करने का मकसद क्या था? कि ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा तो रिसीवर साइड पे जो डीमॉड्यूलेटर है वो सिंपल हो जाता था, नॉन कोहेरेंट हो जाता। अच्छा, इसी का अगर मैं बैंड पास सिग्नल लिख लूं वो क्या बनेगा? वो यही बनेगा, साथ क्या आ जाएगा? कोसाइन ऑफ 2 पाई FC t और √2 भी आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए अब इसको और इसको अगर जरा हम कंपेयर कर लें तो देखिए इधर क्या हो रहा है? ये मैसेज सिग्नल है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ये 1 - 1 के बीच में आ जाए और फिर उसमें 1 ऐड हो रहा है ताकि ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक होगी बात? इधर क्या हो रहा है? और ये कैरियर सिग्नल है, यहां पे ये कैरियर सिग्नल है। ठीक है, इस कैरियर सिग्नल में कोई फेज ऐड हुआ है। ठीक है, इसका ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में ये मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली क्वांटिटी। तो क्या होगा? अगर ये बहुत ज्यादा है तो फिर ये सारी की सारी टर्म भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होगी तो फिर ये एग्जैक्टली LCM टाइप की चीज बन जाएगी। ठीक है, बन गई। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका डीमॉड्यूलेटर कैसा था, याद है? इसका डीमॉड्यूलेटर को हमने एक नाम दिया था, उसे कहते थे इन्वेलप डिटेक्टर। हमने ये कहा था कि अगर आपका मैसेज सिग्नल सारा का सारा पॉजिटिव है, जिस तरह का है, ठीक है, अगर ये आपका मैसेज सिग्नल है या ये आपका बेस बैंड सिग्नल है LCM में जो कि सारा का सारा पॉजिटिव है, तो जो कैरियर सिग्नल बनेगा उसका जो इन्वेलप है वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। ये याद है ये बात है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई जीरो क्रॉसिंग ही नहीं हो रही। जब इसमें कोई जीरो क्रॉसिंग नहीं हो रही तो ये जो इन्वेलप है ये कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको सिंपल ये इन्वेलप डिटेक्ट करना है रिसीवर साइड पे, तो आपको मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर रिसीव्ड सिग्नल ये है यानी YCT जो है उसमें क्या चीज एडिशनल होगी? एक फेज एडिशनल होगा और साथ कोई नॉइज की टर्म आ रही होगी। ठीक है, ये याद है? इसका बेस बैंड क्या बनेगा? इसका बेस बैंड बनता था YZT इक्वल्स AC 1 + AMT e⁻j⁵p प्लस नॉइज। ठीक है, कैरियर सिग्नल वाली टर्म खत्म हो जाएगी बेस बैंड में आके।
और इसका डीमॉड्यूलेटर क्या था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। पीछे बच क्या जाएगा ये, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ये आ गया तो इसमें से आप मैसेज सिग्नल निकाल लें, सही है जी। तो अब ये बताएं कि इधर क्या होगा, ये सिग्नल है, इसे अगर मैं बेस बैंड में ले जाऊं तो फिर क्या होगा। मैंने अभी तक क्या किया है, एफएम का जो सिग्नल या पीएम का जो सिग्नल मुझे बैंड पास में रिसीव हो रहा था, उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव लिया तो एफएम के केस में मुझे ये मिला है, पीएम के केस में मुझे ये मिला है, ठीक है। इस वाली टर्म को अगर मैं बेस बैंड में ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा बताएंगे। बेस बैंड ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वाई सी टी होगा क्या कि ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ए सी 2 पाई एफ सी प्लस के एफ एम टी ई रेज टू द पावर जे माइनस इंफिनिटी टू टी के एफ एम लैम्डा डी लैम्डा प्लस पाई बाय 2 और एक चैनल वाली टर्म भी आ गई। ये समझ आइए कैसे लिखा है, बस ये वाली टर्म निकाल दी है। और बैंड पास में कोसाइन आती होती है, उधर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा, याद है, क्योंकि इधर से इधर जाते हुए जब रियल पार्ट लिया तो कोसाइन आ गया, तो वापस जाएंगे तो फिर वापस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल एलसीएम टाइप की चीज है, ठीक। ये सारा का सारा फेज है, जैसे ये सारा का सारा फेज था, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है हमें मैटर ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है या ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसे हम यूज ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी ए सी 2 पाई एफ सी प्लस के एफ एम टी। ये सारा का सारा 1 हो जाएगा। अब ये आ गया, एफ सी की वैल्यू आपको पता है, ये निकाल दें तो पीछे ऐसे सिग्नल रह जाएगा, ठीक है जी। इसकी अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बना लूं एक दफा, फिर देखते हैं एक दफा वापस जाके कि क्या हो रहा है। आपको बैंड पास सिग्नल मिल रहा है वाई सी टी, इसका आपने ले लिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने बैंड पास से बेस बैंड में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, और एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद आपको एम ऑफ टी मिल जाएगा। यानी ये साथ ये वाली टर्म आ रही होगी, इसे आप निकाल दें, माइनस कर दें या जो भी करना है। ये वाली टर्म आपको पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि एफ सी की वैल्यू आपको पता है। बाकी अगर कोई नॉइज आ रहा है, इधर नॉइज की कोई टर्म आ रही है, तो आप उसे खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक लो पास फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है जी। कहानी कहां से शुरू हुई, बैंड पास से आपने उसका डेरिवेटिव लिया, तो आपने ये देखा कि ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसा हो गया,
तो अगर हो गया है तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का डीमॉड्यूलेटर इस पे लगा सकते हैं। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके वापस बेस बैंड में ले आए, बेस बैंड में लाए तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो हमारे पास सिग्नल आ गया। अच्छा, लेकिन ये तो एफएम के लिए है, फेज मॉड्यूलेटर के लिए क्या होगा? ये फेज मॉड्यूलेशन का सिग्नल है, ठीक है। इसमें यहां पे एमटी नहीं आ रहा बल्कि एमटी का डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे आपको जो सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा 2 पाई एफ सी प्लस के पी डी बाई डी टी ऑफ एम टी। यही फर्क है ना, यहां पे एम टी आ रहा है, वहां पे इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो फेज मॉड्यूलेटर के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? अगर डेरिवेटिव को खत्म करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसमें से ये 2 पाई एफ सी निकाल दें। 2 पाई एफ सी निकालने का मतलब यह है कि इसमें एक डीसी टर्म है वो खत्म कर दें, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू जो इसमें ऐड हुई है तो वो माइनस कर दें और उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फेज मॉड्यूलेटर का मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। सही है जी। तो ये सेकंड डी मॉड्यूलेटर है फेज मॉड्यूलेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके साथ ही हमारी एंगल मॉड्यूलेशन की जो डिस्कशन है ना वो खत्म हो गई। तो हमने जो 3 मॉड्यूलेशन स्कीम्स थी एनालॉग में वो तीनों आप खत्म कर लिए हैं। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी देख लिया है, फेज मॉड्यूलेशन देख लिया और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी देख लिया, ठीक है जी। ये दोनों एंगल में आते, यानी कंबाइंड आप इसे कह सकते हैं ये एंगल मॉड्यूलेशन है। हाँ, देखिए ना, फ्रीक्वेंसी और एंगल जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उन दोनों में डेरिवेटिव इंटीग्रल का रिलेशनशिप है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम दोनों का एंगल मॉड्यूलेशन के तहत ले आते हैं। फिर कह देते हैं कि एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर 2 किस्में हैं, एक वो जो सिर्फ फेज को छेड़ती है और एक वो जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को छेड़ती है, ठीक है। इन दोनों को आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक किस्म की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। नहीं समझ आई, क्यों नहीं समझ? हाँ, अच्छा, ये यूज कहाँ पे होती है? ये एक अच्छा सवाल है। फेज मॉड्यूलेशन की डिजिटल में तो एग्जांपल्स हैं, एनालॉग में मेरे जहन में अभी कोई नहीं है, लेकिन डिजिटल में बताऊं क्या होता है। डिजिटल में ये होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फेज मॉड्यूलेशन में जो वेक्टर डायग्राम होती है वो किस तरह की होती है? वेक्टर डायग्राम कैसी होगी? कुछ इस तरह से एक एग्जांपल कर की थी, याद है कि मैसेज सिग्नल चेंज होता है तो आपका फेज चेंज होता है, तो आप किसी सर्कल पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि इस रीजन को क्रॉस ना करें, याद है। तो यानी आप इस सर्कल पे कोई पोर्शन कवर कर रहे हैं, ये फेज मॉड्यूलेशन में होता है। डिजिटल जो फेज मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है ना, उनमें ऐसे होता है
कि देखें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है जी, एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन में फर्क क्या होता है कि मैसेज सिग्नल एनालॉग में एनालॉग होता है और डिजिटल में डिजिटल होता है, बस ये फर्क होता है। तो अगर डिजिटल मॉड्यूलेशन है तो आपको जो मैसेज सिग्नल होगा ना वो इस तरह का होगा, वो बिट्स होंगी जो आपने ट्रांसमिट करनी, ठीक है। तो इस केस में जो फेज मॉड्यूलेशन है ना वो ऐसे होती है कि अच्छा हम ना कोई दो फेज ले लेते हैं, ठीक है, से एक ये वाला फेज ले लें, एक ये वाला ले लें, या एक ये वाला ले लें और एक ये वाला ले लें, जो आपकी मर्जी है, कोई भी ले लें दो, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर कोई भी दो फेज वैल्यूज ले लें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें, यूजली ये वाली लेते होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर 1 आ रहा है ना तो ये वाला जो फेज है ये ट्रांसमिट कर दो, मतलब कि एक सिग्नल ट्रांसमिट करो e⁻⁴, ठीक है, π/2t, तो π/2 कह रहा हूं, या चले 0 कह लें, 0t, क्योंकि इसका एंगल 0 है, बल्कि 1 मिनट, सॉरी, जो आपका बेस बैंड सिग्नल होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, e⁻⁴θ, जैसे उधर kpmt है, ठीक है, और थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या थीटा 0 होगा या थीटा π होगा, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो आप कहेंगे अच्छा मेरा जो बेस बैंड सिग्नल है वो e⁻⁴, अगर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे मेरा जो बेस बैंड सिग्नल है e⁻⁴ है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि दूसरी बिट कितनी देर बाद आती है, ये डिपेंड करता है बिट रेट पे। से फॉर एग्जांपल आपका बिट रेट है 1 किलोबिट्स पर सेकंड, जैसे आप कहते होते हैं कि मेरे इंटरनेट की इतनी स्पीड आ रही है, ठीक है, वो बिट रेट होता है। तो अगर आपका बिट रेट 1 किलोबिट्स पर सेकंड है, ये चले कोई छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बिट्स पर सेकंड है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 2 बिट्स आती है, ऐसे ही है। या एक बिट कितनी देर के लिए आती है? आधे सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली बिट आई, ठीक है, आपने आधे सेकंड के लिए यह सिग्नल बना दिया, फिर 0 आई तो आपने आधे सेकंड के लिए यह सिग्नल बना दिया, फिर 1 आई तो फिर आधे सेकंड के लिए, फिर 1 आई फिर आधे सेकंड के लिए, ठीक है। तो आपका जो बेस बैंड सिग्नल होगा ना वो हर आधे सेकंड बाद चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और उसका फेज या ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो डिजिटल में फेज मॉड्यूलेशन ऐसे होती है कि आप फेज की सारी वैल्यूज नहीं चूज करते, बल्कि कुछ खास वैल्यूज चूज कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। बाकी काम उसी तरह होगा, ये अगर बेस बैंड सिग्नल बन गया ना, इसी को बैंड पास में कन्वर्ट करेंगे और ट्रांसमिट कर देंगे, वो कन्वर्जन उसी तरीके से होगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि मैं 2 वैल्यूज नहीं मैं 4 वैल्यूज लेना चाहता हूं, तो फिर से आप ये कहते हैं कि मैं ये 4 वैल्यूज ट्रांसमिट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, 4 वैल्यूज का मतलब है कि आप 2 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बिट से 4 डिफरेंट वैल्यूज बन सकती हैं। तो देखें, अगर आप ये कहते हैं 0 0 आया तो मैं ये ट्रांसमिट करूंगा, 0 1 आया तो ये करूंगा, 1 0 आया तो ये करूंगा, 1 1 आया तो ये करूंगा, ठीक है। अब आप 2 बिट्स उठाना शुरू कर देते हैं, सही है जी। ये पहली 2 बिट्स ली, ये एंगल ट्रांसमिट कर दिया, अगली 2 बिट्स ली, ये वाला एंगल ट्रांसमिट कर दिया, अगली 2 बिट्स ली, ये वाला एंगल ट्रांसमिट कर दिया। तो ये इन 4 एंगल्स में से कोई एक एंगल एक वक्त में ट्रांसमिट होगा। इसे कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन, लेकिन डिजिटल में, ठीक है जी। इसका एक नाम है, इसे कहते हैं PSK या फेज शिफ्ट कीइंग। वैसे इसकी जरूरत कोई नहीं है, यानी हम डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन मकसद ये है कि ये बहुत जगह पर यूज होती है। उसका मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी मुझे अभी नहीं पता कि फेज मॉड्यूलेशन आजकल किसी कमर्शियल सिस्टम में यूज होती भी है या नहीं। AM यूज होती है, FM यूज होती है, फेज मॉड्यूलेशन मुझे नहीं याद पड़ता, देखना पड़ेगा। वही ना, मेरी नजर से भी नहीं होती।
मैं आपको देख दूंगा, अगर मुझे कोई चीज मिली तो बता दूँ, लेकिन ये बहुत जगहों पे यूज होती है। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। अगेन इसका फायदा क्या है? वही जो फेज मॉड्यूलेशन का फायदा है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम है, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। जब एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा तो क्या फायदा था याद है? एम्पलीफायर जो था वो हम लो कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका लीनियर रीजन बड़ा होने की जरूरत नहीं। ये मेन फायदा था, तो वो फायदा इधर भी नजर आ रहा होता है। तो ये हर जगह यूज होती है। वाईफाई में भी ये स्कीम होती है, LTE में भी होती है, और कहाँ होती है? फेज शिफ्ट ही शायद आपने नाम सुना हो, बल्कि आपने कभी वो देखा है जब आप वाईफाई की सिक्योरिटी में आपने कभी ये पैरामीटर देखा है? WPA/PSK कुछ इस तरह का नाम होता है। जब आप वाईफाई किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करें तो इस तरह की एक ऑप्शन आती होती है सिक्योरिटी में, पता नहीं आपको याद है? उसमें ये PSK इसको डिनोट कर रहा होता है। अच्छा जी, तो अभी तक हमने जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी है ना, उनका एक कंपैरिजन दिया हुआ है बुक में, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है DSBAM, हमने पढ़ी है LCAM, फिर हमने पढ़ी VSBAM, फिर SSBAM, फिर PM और फिर FM। 6 डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। और 2 हम मेट्रिक भी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और बैंडविड्थ एफिशिएंसी। तो याद है जी इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी क्या थी? DSBAM की 50%। इसकी क्या थी? 50%। इसकी क्या थी? हाँ, यानी 50% से ज्यादा थी। कितनी रखनी है वो आपके हाथ में है। इसकी क्या थी? सिंगल साइड बैंड की क्या थी? हाँ, 100%। और इन दोनों की क्या थी? है देख चुके हम। बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ नहीं पड़ी। क्या थी? हाँ, ठीक है। इसमें इन दोनों में ट्रांसमिशन बैंडविड्थ थी क्या? मैं पढ़ी है 2 × D + 1 × W। याद है? तो बैंडविड्थ एफिशिएंसी क्या बनेगी? क्या बनेगी? बैंडविड्थ एफिशिएंसी होती क्या है? W/BT। तो W/BT क्या बनेगा? 1/2 × D + 1। ऐसे ही है, W कैंसिल हो जाएगा। इसमें D क्या है? कल पढ़ा था, द बैंडविड्थ एक्सपेंशन फैक्टर। तो D की वैल्यू जो है, यानी साइनसॉइडल था तो बीटा आ गया था, और वैसे इधर क्या था? D था। याद है? तो बताएं इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी क्या बन सकती है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? D नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये D की वैल्यू है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर बैंडविड्थ एफिशिएंसी क्या आएगी? कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा
नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर d 0 के बहुत करीब हो तो ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा? हाँ, बाकी सारा कुछ क्या बनेगा? 50%। ठीक है, तो इसकी इन दोनों की जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा 50% है। वो भी उस केस में जब आप डी ऐसा डिजाइन करें कि वो 0 के बहुत करीब हो। D1 नहीं, D कुछ भी हो सकता है। याद है कल D की वैल्यू निकाली थी, D की वैल्यू निकाली थी। D FM के केस में आया KF मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MT की एब्सोल्यूट वैल्यू, याद है कि हमने निकाला था। तो D तो अक्सर हो सकता है 1 से भी बड़ा हो, सही है। तो इन दोनों की जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है ना वो आपके हाथ में होती है। जैसे इसकी आपके हाथ में है, इसकी आप कैसे कंट्रोल करते हैं? उस वेस्टिजियल फ्रीक्वेंसी से। इनकी कैसे करते हैं? SD से। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ज्यादा अवेलेबल है तो आप D की वैल्यू ज्यादा करेंगे ताकि बैंडविड्थ एफिशिएंसी नीचे चली जाए। ठीक है, तो इन दोनों की जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% है। हाँ ना, यही तो कह रहा हूं। D को अगर ज्यादा करेंगे तो बैंडविड्थ एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए तो लेस देन 50% लिखा है। कि ज्यादा 50% हो सकती है अगर D को 0 कर दिया जाए या 0 के बाद करीब कर दिया जाए। तो इधर बैंडविड्थ एफिशिएंसी में फिर विनर कौन है? SSB। ठीक है, उसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी मैक्सिमम। सही है जी। अच्छा जी, अब अगले अगर हम कॉलम पे आ जाएं, कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो याद है क्या क्या होती थी? DSBM में क्या करना है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि इसमें सिंपल हम मैसेज सिग्नल को सीधा सीधा कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर कर लेना, 3 लेवल्स बुक ने लिखे हुए हैं, लो, मॉडरेट और हाई। ठीक है, तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वैसे तो इसका मॉड्यूलेटर बहुत सिंपल है, सिर्फ जो मसला है वो एम्पलीफायर का मसला है। याद है, एम्पलीफायर आपको ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि जिसका लीनियर रीजन ज्यादा हो। ये सारी AM में यही मसला है। ठीक है, तो उस एम्पलीफायर के अलावा बाकी चीजें बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही मॉडरेट पे है। मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अच्छा, तो रिसीवर के बारे में क्या ख्याल है? रिसीवर का मतलब डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका डीमॉड्यूलेटर कोहेरेंट था या नॉन कोहेरेंट था? DSBM का याद है, कोहेरेंट था। आपको 5P पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी फेज एस्टिमेशन कर रहे हैं। ये हाई भी हो सकती है और ये मॉडरेट भी हो सकती है। लेकिन LCAM का ये फायदा था कि इसका डीमॉड्यूलेटर नॉन कोहेरेंट था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। तो 5P की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। याद है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये लो है। ठीक है जी, अच्छा, आप VSBAM पे आ जाएं या SSBAM पे आ जाएं, दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। इनके बारे में क्या ख्याल है? इनमें याद है क्या करते होते थे?
इनमें एक खुद से हम क्यू कंपोनेंट जनरेट करते थे, फिल्टर यूज करके फिल्टर डिजाइन किया था, याद है सारी बातें। तो इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वह हाई है, और इन दोनों के डीमॉड्यूलेटर कोहेरेंट थे या नॉन कोहेरेंट थे? कोहेरेंट थे। तो कोहेरेंट थे तो इसका मतलब है कि वो हाई होगी। इसमें भी हमने एक स्कीम पढ़ी थी, याद है, ट्रांसमिटेड रेफरेंस बेस्ड फेज एस्टिमेशन। अब आ जाए पीएम और एफएम पे। पीएम के ट्रांसमीटर के बारे में क्या ख्याल है? कल हमने देखा था कैसे जनरेट होता है, क्या चाहिए होता है, चीज पड़ी थी कल, डीडीएस या डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस पढ़ा था। और इधर क्या चाहिए था, इधर एक आपको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर चाहिए था। ठीक भाई, वो दो चीजें चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। इसका जो मेन ड्रॉबैक है इन सारी स्कीम्स का, वो इधर आके खत्म हो जाता है। वो क्या था, इधर एम्पलीफायर लीनियर रीजन वाला चाहिए, इधर एम्पलीफायर लीनियर रीजन उसका कम भी है तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों की जो ट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो लो है। ठीक है, बस वही दो मेन कंपोनेंट चाहिए, लेकिन वो डिजाइन करने एम्पलीफायर के मुकाबले में बहुत आसान। एक एम्पलीफायर जिसका लीनियर रीजन बहुत ज्यादा हो, वो डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल। ठीक है, इसलिए ये लो। और इनकी रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, इनके डीमॉड्यूलेटर कोहेरेंट है या नॉन कोहेरेंट है? नॉन कोहेरेंट। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है वो नॉन कोहेरेंट। ठीक है, इनकी जो रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट है, लो तो नहीं कह सकते आपने, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रल, डेरिवेटिव, इस टाइप की चीजें चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई डेरिवेटिव अगर यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर टाइप की कोई चीज यूज हो रही होगी। ठीक है, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट है, आप ये कह सकते हैं। नहीं ना, इधर मसला ही है, इधर एम्पलीफायर का मसला है, यही तो बताया। इधर एम्पलीफायर का मसला है इसलिए मॉडरेट है, इनकी हाई इसलिए कि एम्पलीफायर तो चाहिए, बाकी भी चीजें चाहिए। ठीक है, इधर सिर्फ एक वीसीओ या डीडीएस चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एम्पलीफायर नहीं चाहिए। हाँ, एम्पलीफायर डिजाइन करना जिसका लीनियर रीजन बहुत बड़ा, वो बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू एन ऑसिलेटर। लेकिन ऑसिलेटर तो इधर भी चाहिए, यानी बेस बैंड से बैंड पास कन्वर्जन तो करनी है ना, तो ऑसिलेटर तो फिर भी चाहिए। तो इधर तो वही ऑसिलेटर यूज हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसलिए इसमें जो चीजें चाहिए वो इसके मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, रिसीवर साइड की अगर बात करें तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक है, और ये नहीं है। देखिए, ये दोनों बैंडविड्थ एफिशिएंसी में तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में ये दोनों हाई है। ठीक, तो यहां पे जो आप एडवांटेज हासिल कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है जी, लेकिन इनका फायदा ये है, या इसका फायदा ये है, इसके मुकाबले में ये बेहतर है कि इनमें बैंडविड्थ एफिशिएंसी में तो आप मार खा रहे हैं, लेकिन आप कॉम्प्लेक्सिटी में बेहतर है। ठीक है, वो जो शुरू में बात हुई थी ना कि कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो बस यही चीज है, इन्हीं को देख के आप डिसाइड कर रहे होंगे कि मैं मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज करूं। ठीक, चलें जी।
अच्छा, अब वो तो खत्म हो गया है। अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, यानी अब ये कौन सा चैप्टर है? ये 8वां चैप्टर, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन का 7वां चैप्टर था, वो खत्म हो गया, और 8वें चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। 8वें घबराने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा जी, 8वें चैप्टर का वैसे तो नाम है एडवांस टॉपिक्स इन एनालॉग कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें मेन 2 ही चीजें हैं। जो पहली चीज है उसे कहते हैं फेज लॉक लूप, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे वो क्या चीज होती है। और दूसरी चीज है मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो हम पहले कर भी चुके हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, चले पहले मल्टीप्लेक्सिंग देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ ये है एडवांस टॉपिक्स इन एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ जी, मल्टीप्लेक्सिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यह है, मल्टीप्लेक्सिंग 2 किस्म की होती है। वैसे तो एक और किस्म भी है, लेकिन वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा इधर। एक है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है? अच्छा, इस नाम से नहीं पढ़ा होगा, वैसे डिस्कस कर चुके हैं। टीडीएम और एफडीएम इन्हें कहते हैं इन जनरल। अच्छा जी, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, याद है? मक्स क्या होता है? हाँ, किसी एक को आगे लेके जाना, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का मकसद ये होता है कि आप चूज कर सकें बहुत सी इनपुट में से कि कौन सी इनपुट आउटपुट पे जानी है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा यूजर हैं, ठीक है, जिनका डेटा आपको ट्रांसमिट करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक, इसके 2 ही तरीके हैं, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जैसे टाइम नाम से जाहिर है, इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें टाइम में आप डिसाइड कर रहे होंगे कि अब किसकी बारी है, ठीक है। जैसे जीएसएम है, ठीक है, जीएसएम जो सिस्टम है ना, वो टीडीएम पे चलता होता है। मतलब कि अगर आपके पास 4 यूजर हैं तो उनकी बारी बारी आएगी, ठीक है। इसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें कोई साइंस नहीं है, सही है। यानी आप डिफाइन कर देंगे कि अच्छा, एक जो टाइम स्लॉट है ना, से फॉर एग्जांपल वो है 10 मिली सेकेंड्स, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर कोई एक स्केड्यूलर होगा, स्केड्यूलर कहते हैं ऐसी चीज को कि जो स्केड्यूल डिफाइन कर रहा हो या तरतीब दे रहा हो चीजों को। तो वो बताएगा अच्छा ये यूजर 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 1 की है, ये 2 की है, डिपेंडिंग ऑन के किस यूजर का डेटा कितना है, ठीक है जी। अगर कोई यूजर फॉर एग्जांपल वीडियो देख रहा है और दूसरा फोन पे बात कर रहा है, यानी तो जो वीडियो देख रहा है उसका डेटा ज्यादा होगा, जो फोन पे बात कर रहा है उसका डेटा कम होगा। तो हो सकता है कि वो यूजर 2 जो कि वीडियो देख रहा है उससे ज्यादा टाइम स्लॉट्स एलोकेट करता है, ठीक है। लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आपने टाइम को छोटी छोटी स्लॉट्स में ब्रेक कर दिया है और हर स्लॉट में पर्टिकुलर यूजर की बारी आती है, या उसको सिग्नल बेस स्टेशन से रिसीव होता है या वो अपना सिग्नल बेस स्टेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक हो गया।
इसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का फिर क्या मतलब है? ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ज्यादा डेटा चाहिए। वीडियो का डेटा रेट है नहीं ना। देखें, जो अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वॉइस के मुकाबले में। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको उस यूजर को ज्यादा टाइम स्लॉट्स देनी पड़ेंगी ताकि उसे वीडियो टाइम पे मिल सके, वरना लैग करनी शुरू कर देगी। दूसरी बात, एक टाइम स्लॉट के अंदर डेटा रेट सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ओवर टाइम आप देखें, ठीक है ना, ये इतनी देर में यूजर 1 की एक दफा बारी आती है, लेकिन यूजर 2 की 2 दफा बारी आ जाती है। इस एक टाइम स्लॉट में जितना डेटा ट्रांसमिट होता है वो शायद सेम ही हो, ठीक है। यानी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसमें 10 किलो बाइट्स ट्रांसमिट हो जाती है 1 मिली सेकेंड, तो यहां भी 10 हो जाएंगी, यहां भी 10 हो जाएंगी। तो 40 मिली सेकेंड में यूजर 1 को 10 किलो बाइट्स मिलेंगी और यूजर 2 को 20 किलो बाइट्स मिल जाएंगी। ऐसे ही है ना? अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा है ना। तो देखिए, अब डेटा रेट अगर आप एक स्लॉट का देखें तो वो सेम है, लेकिन ओवर टाइम देखें तो यूजर 2 को ज्यादा डेटा रेट मिल रहा है यूजर 1 के मुकाबले, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसे टाइम ज्यादा एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये टीडीएम है। तो एफडीएम क्या होगा? क्या ख्याल है? एफडीएम में आप यही काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे, ठीक है जी। अगर आप याद, हम इसकी बहुत सी एग्जांपल्स कर चुके हैं कि अच्छा, आपके पास अगर चैनल है 10 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, तो आप इसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, से 10 चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हर चंक जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज का। अब आप क्या करेंगे? अब आप हर यूजर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक डिफरेंट चंक एलोकेट कर देंगे, ठीक है जी। तो हो सकता है यूजर 1 को आप कहें अच्छा जी तुम ये 2 ले लो, यूजर 2 को आप कहें अच्छा तुम ये 4 ले लो, और यूजर 4 को आप कहें कि आप अच्छा तुम ये 2 लो, ठीक है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हर यूजर एट अ टाइम ट्रांसमिट कर सकता है, सही है। अब टाइम में सारे इकट्ठे ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में वो अलग-अलग है। तो अगर बेस स्टेशन को ये वाला डेटा चाहिए तो वो इन फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर लेगा, ये वाला डेटा चाहिए तो इन फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर लेगा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है? नहीं याद? ठीक है जी। तो इसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या कह रहे हैं? हाँ, टाइम डिवीजन में आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में अगर एक बार आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई ये मेरी है, बस फिर आप करते रहें ट्रांसफर, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जोंग के पास जो स्पेक्ट्रम है ना 4G में, वो 10 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, जिसमें से 5 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक के लिए और 5 मेगाहर्ट्ज अपलिंक के लिए। डाउनलिंक और अपलिंक क्या होते हैं? डाउनलिंक होता है बेस स्टेशन से यूजर को जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए, और अपलिंक होता है यूजर से जो बेस स्टेशन की तरफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए। ठीक है।
ये फिक्स्ड है, इन्हें आप आगे पीछे नहीं कर सकते, दोनों 5-5 मेगाहर्ट्ज के चंक है, सही है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास एक 10 मेगाहर्ट्ज का चंक है, ठीक है, और आप इसमें TDM यूज कर लें, सही है, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप डाउनलिंक पे कितने स्लॉट्स रखना चाहते हैं और अपलिंक पे कितनी स्लॉट्स रखना चाहते हैं, ठीक है। से आपके पास 10 स्लॉट्स हैं 1 सेकंड में, तो अगर डाउनलिंक पे ज्यादा ट्रैफिक है, हर कोई वीडियो देख रहा है लेकिन अपलोड कोई नहीं कर रहा, तो आप 10 की 10 स्लॉट्स डाउनलिंक पे लगा देंगे। लेकिन अगर साथ कोई अपलोड भी कर रहा है तो हो सकता है आप एक आधी स्लॉट उसे दे दें। इधर आप वो वाला काम नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली जो TDM है ना वो ज्यादा एफिशिएंट होता है FDM के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि TDM में आप टाइम में खेल सकते हैं, FDM में एकदम आपने एलोकेट कर दिया, फिर देखे ना अब आपके पास सारे डाउनलिंक वाले यूजर्स हैं, अपलिंक पे कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा तो ये खाली पड़ी है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसे आप छेड़ नहीं सकते, ये एलोकेशन फिक्स्ड है। लेकिन अगर वही TDM होता तो उसमें आप स्लॉट्स आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन जनरल जरूरी नहीं है वैसे ये, लेकिन इन जनरल TDM जो है वो बेहतर होता है FDM के मुकाबले, सही। हाँ जी, ये फिक्स्ड है, ये पहले से पता है। इधर कर सकते हैं, हाँ इधर बेस स्टेशन कंट्रोल कर, नहीं जो उनके टावर लगे हैं वो करते हैं, ये खुद अब ये बंदा तो नहीं कर सकता इस स्पीड पे ह्यूमन बीइंग ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपके सिस्टम में वो हमने एक दफा शुरू में पढ़ी थी, बल्कि एक फाइल लेयर पढ़ी थी, एक मैक लेयर पढ़ी थी, याद है। जो मैक लेयर है ना उसका ये काम होता है, जो स्केड्यूलर होता है वो मैक लेयर के अंदर होता है, ठीक है। चलेंगे, अब एक है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल या पता नहीं कोई इस तरह की चीज, हाँ GSM2J, यस। चले जी, अब आपका एक PLL का टॉपिक रह गया, वो मुझे लग रहा है 8 मिनट रह गए, हम कल ही करेंगे, ठीक है। तो PLL के बाद हमारी डिस्कशन जो है वो खत्म हो जाएगी। चले, थैंक यू।